गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम विशाल है। मैं गुरुजी कोचिंग क्लासेस से आपको आज का चैप्टर जो कि है चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझाऊंगा। तो प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सुने। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन्स और कॉनकेव पॉलीगन्स किन्हें कहते हैं। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज को बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूं क्या कहते हैं। देखिए यहां से ये जो आकृति बन रही है इसका विकर्ण, सबसे पहले तो विकर्ण किसे कहते हैं, किसी दो अलग अलग बिंदु, जैसे ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु, तो ए और बी तो पहले से ही जुड़े हुए हैं और ए जो है सी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन बी और सी आपस में नहीं जुड़े हुए। तो अगर हम बी और सी को जोड़ दें तो क्या ये बीसी, ये जो बीसी लाइन होगी, इस लाइन को हम लोग कहते हैं विकर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायगोनल्स, राइट, इसको डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो डायगोनल है ये जो है किसी भी आकृति की जब अंदर पाई जाती है, जैसे ये देखो इसमें डायगोनल एक ये भी बन जाएगी, ये मान लो डी है, यहाँ ई है, तो अब ई से ए को मिला दो तो भी डायगोनल बन जाएगी, ई को सी से मिला दो तो भी डायगोनल बन जाएगी। ये देखो ये भी सारे डायगोनल बन गए, इसमें ये भी डायगोनल बन गई, ये भी डायगोनल बन गई, डायगोनल बन गई। मतलब पर्टिकुलर किसी दो बिंदु जो आपस में नहीं मिले हुए हैं किसी आकृति में, उनको जब हम मिलाते हैं और अंदर की तरफ अगर बनते हैं तो उन्हें हम उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, राइट। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन उन्हें कहते हैं जिनके विकर्ण अंदर की साइड बने, सारे के सारे विकर्ण अंदर की साइड बने। जैसे इसमें देखो एक विकर्ण ये बन गया और एक ये बन गया, तो सारे विकर्ण कहां बने बेटा, अंदर की साइड बने। तो मैंने लिख भी दिया है जिनके विकर्ण अंदर की साइड, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल अंदर की साइड हो उन्हें हम कहते हैं उत्तल बहुभुज यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन, राइट। इसके बाद जिसके विकर्ण बाहर कोई भी एक विकर्ण, मान लीजिए ए है तो इसके ये बी के साथ जोड़ गई, बी सी डी। अब इनके जब हम विकर्ण बनाएंगे तो कोई भी एक विकर्ण जो है बाहर की तरफ बनेगा। देखो ये देखो, इसको डॉट डॉट करके दिखा देता हूं मैं। ये देखो ये एक विकर्ण जो है बाहर की तरफ, ए से सी को मिलाया जब, क्योंकि ए और सी नहीं मिला हुआ था, ए और सी को मिलाया तो ये विकर्ण बाहर की तरफ आ गया। इसमें भी देखो ये पर्टिकुलर दो बिंदु मिलाएंगे तो इसके विकर्ण बाहर की तरफ आ गए। किसी भी आकृति में जब विकर्ण बाहर की तरफ होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अवतल बहुभुज। याद रखना है कि डायगोनल जब एक्सटर्नली मिले किसी भी आकृति में, जब डायगोनल जो है एक्सटर्नल प्राप्त हो तो वहां हम कहेंगे कि वो जो है कॉनकेव पॉलीगन्स है यानी कि अवतल बहुभुज है। तो अवतल बहुभुज उत्तल बहुभुज में सिर्फ इतना ही फर्क है। आप विकर्ण चेक कर लो, कोई भी एक विकर्ण अगर बाहर मिलता है तो वो हो गया अवतल बहुभुज यानी कि कॉनकेव पॉलीगन्स, और अगर सारे विकर्ण अंदर की साइड, किसी भी आकृति के अंदर की साइड मिले तो उन्हें उत्तल बहुभुज यानी कॉनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक है हमारा समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज वो बहुभुज होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सभी साइडें इक्वल हैं, जिनकी सभी साइडें इक्वल हैं और जिनके सभी एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, उन्हें कहेंगे हम क्या, समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे ये है, मान लीजिए ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसको स्क्वायर कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं रॉम्बस। रॉम्बस भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन से जिनकी सभी साइडें इक्वल होती है। अच्छा रोम्बस में ना एंगल सारे इक्वल नहीं होते, साइडें इक्वल कर रखी है, तो रोम्बस आपका नहीं, सॉरी रोम्बस जो है आपका जो है साइडें तो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो रोम्बस जो है इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बेटा। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को भी हम लोग रेगुलर पॉलीगन्स कह सकते हैं। तो ऐसे पॉलीगन्स जिनके सभी साइडें इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो तो उन्हें हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स, राइट। रेगुलर पॉलीगन्स यानी समबहुभुज। और जिसकी साइडें इक्वल ना हो और ना ही एंगल इक्वल हो तो उसे विषम बहुभुज कहते हैं यानी इरेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर ये देखो, ये क्या है, राइट ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री का है, ये साइड इक्वल हो सकती है लेकिन तीसरी साइड इक्वल नहीं है, तो इसे हम इरेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। और जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया, ठीक है, माना कि सभी एंगल इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है लेकिन
ये साइडें इक्वल नहीं है, ये साइडें इक्वल है, ये साइडें इक्वल है, तो इसे इरेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। यानी कि बस इन शॉर्ट आप एक बात याद रखो कि रेगुलर पॉलीगन्स वे पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सभी साइडें और सभी एंगल इक्वल हो, उन्हें कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स यानी समबहुभुज। और जिनकी सभी साइडें इक्वल ना हो, सभी एंगल इक्वल ना हो, तो उसे इरेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। या तो एंगल इक्वल हो सारे और साइडें इक्वल ना हो तो भी वो इरेगुलर यानी विषम बहुभुज कहलाया जाएगा। यानी इसमें साइडें, अब बस एक बात याद रखो, आपके कोर्स में क्या है, समबहुभुज के बारे में पूछा गया है, तो समबहुभुज के बारे में केवल इतनी बात करनी है कि रेगुलर पॉलीगन्स वे पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सभी साइडें इक्वल हो और सभी एंगल भी इक्वल हो, उन्हें कहते हैं रेगुलर पॉलीगन्स समबहुभुज। ठीक, अब इसमें साइडें या तो साइडें इक्वल नहीं होगी और साइडें इक्वल हुई तो एंगल इक्वल नहीं होंगे, तो उन्हें कहेंगे हम इरेगुलर पॉलीगन्स यानी कि विषम बहुभुज। विषम बहुभुज याद रखिएगा। आगे आपको बताते हैं किसी भी समबहुभुज हो या विषम बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब होता है कि बाहर बनने वाले कोणों का जो जोड़ होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल एंगल्स का सम, किसी भी पॉलीगन्स के एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन्स हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज, पॉलीगन्स का मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, या फिर पंचभुज हो, या षष्ठभुज हो, हेक्सागन हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, एनी मतलब किसी भी बहुभुज के बाहर के एक्सटर्नल, जिसे बहिष्कोण कहते हैं। अगर आप लोगों को बहिष्कोण नहीं समझ में आता तो मेरी वाली वीडियो की लिंक पर क्लिक करेंगे और सारी चीजें को पता चल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। ठीक है, तो वो बहिष्कोण आपको वहां से समझ में आ जाएगा। तो बहिष्कोणों का जोड़ जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना। बहिष्कोणों का जोड़, बाहर के कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन्स की बात करें, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, नोनागन हो, किसी भी। ठीक है, याद रखना इस बात। ओके बच्चों, तो अब हम पता करेंगे किसी भी समबहुभुज के अंतः यानी इंटरनल एंगल के कोणों का योग, मतलब इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहें तो इसे कहेंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगन्स के, किसी भी रेगुलर पॉलीगन्स के इंटरनल एंगल्स का सम। क्योंकि अगर ट्राइंगल होगा तो उसमें 3 एंगल बनेंगे, अगर रेगुलर पॉलीगन्स है तो सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सभी एंगल इक्वल होंगे आपस में, ये भी आपको पता है। अगर पेंटागन की बात करें, हेक्सागन की बात करें, यानी किसी भी ऐसे रेगुलर पॉलीगन्स यानी समबहुभुज की बात कर रहा हूं बच्चों, याद रखना। समबहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन्स की ही बात की जा रही है, और रेगुलर पॉलीगन्स की किसी भी रेगुलर पॉलीगन्स के सभी एंगल का जो सम होगा वो हमेशा इस फार्मूले से निकलेगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n-2 बोले तो n क्या है, यहां n जो है आपका ये नंबर ऑफ साइड है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जो भी पॉलीगन्स है अगर उसकी साइड आपको पता है, साइड मतलब भुजाएं, नंबर ऑफ मतलब भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या। अगर आपको n दिया है यानी भुजाओं की संख्या दी है तो उनके आंतरिक कोणों का जोड़ आप निकाल सकते हो। बहिष्कोणों का जोड़ हमने पढ़ा, वो तो हमेशा फिक्स है 360 डिग्री, यानी बाहर के सभी कोणों का जोड़। कोई भी मतलब बहुभुज हो, कोई भी पॉलीगन्स हो, सभी के बाहरी कोणों का जोड़ जो है 360 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ लिया। और हमें ये समझना है कि क्या अंतःकोण भी, हाँ अंतःकोण सबके अलग अलग होते हैं। ट्राइंगल के सभी अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ जो होगा आपका 360 डिग्री होगा। ऐसे ही पंचभुज का हो तो 5 भुजाएं हैं, तो क्या रख दो, n की जगह आप 5 रख दो और आपको निकल जाएगा कि पंचभुज के सभी यानी पेंटागन के सभी एंगल का सम कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलिए आइए हम एक निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे हमने नोनागन ले लिया, 9 भुजाओं से एक समबहुभुज बना है, 9 भुजाओं से एक बंद आकृति
समबाहुभुज बना है उसके अंतः कोणों का जोड़, अंतः मतलब इंटरनल एंगल का सम क्या होगा। तो क्या करना है हमें, n बराबर कितना दे रखा है 9, तो 9 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो न्यूनागम कहेंगे उसमें से इंग्लिश में। तो इसे क्या कहेंगे, तो निकालना है सम ऑफ एंगल, ऐसे निकालेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ मोनागन्स इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री कर देंगे। n की जगह क्या रखेंगे बच्चों 9 में से पहले 2 घटा देंगे। ब्रोड-मास का रूल क्या कहता है, हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाला पहले 12 होगा, तो माइनस करने में 7 हो जाएगा। 7 का 180 डिग्री में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा आंसर डिग्री में आएगा। कितना आएगा बेटा, याद करो, ओके 1260 डिग्री। 1260 डिग्री क्या होगा, ये 9 साइड से घिरी हुई आकृति के सभी कोणों का जमा आएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सभी कोणों का योग 9 बहुभुज को, यानी क्या बोलेंगे 9 बहुभुज को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, 9 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो कि समबाहुभुज है। 9 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 9 भुजाओं से समबाहुभुज जो बनता है, समबाहुभुज के अंतः कोणों का जोड़, अंतः कोणों का योग। सीधी सी बात है, आपको भुजाएं पता हो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री का फॉर्मूला लगा के आप किसी भी पॉलीगन्स यानी बहुभुज के अंतः कोणों का जोड़ निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू। अगले, अब बच्चों आपको चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में बताना है। जैसा कि आप देख रहे हो चतुर्भुज के प्रकार, यहाँ पे क्या है कि चतुर्भुज जो है वो आपके कोर्स में क्लास में सिर्फ आपको समलंब पढ़ना है, पतन पढ़ना है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। यानी कि समलंब को इंग्लिश में ट्रापेजोइड्स कहते हैं, पतन को काइट कहते हैं और समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समलंब के बारे में बताते हैं। समलंब में क्या होता है कि दो साइडें पैरेलल होती है, दो साइडें अलग अलग होती है। बस इसमें क्या होता है समलंब में, ट्रापेजोइड्स में दो साइडें कहीं से भी पैरेलल होगी, आपस में समांतर होगी और बाकी दो साइडें अलग अलग होंगी। चतुर्भुज पहली बात तो 4 साइडों से मिलकर बनेगा, हाँ बिल्कुल जानते हैं हम 4 साइडों से मिलकर बनेगा। ओके, तो समलंब की क्या खासियत है, समलंब की बस एक ही विशेषता है कि इसकी दो साइडें जो होती है वो पैरेलल होती है। 4 साइडें टोटल होती है, या तो ये दोनों पैरेलल होगी या ये दोनों इधर वाली पैरेलल होगी। बस 2 साइडें पैरेलल हो जाए और बाकी 2 साइडें कैसे भी हो कोई मतलब नहीं, चतुर्भुज बनना चाहिए तो वो समलंब चतुर्भुज यानी ट्रापेजोइड्स कहलाएगा। ठीक, तो समलंब की केवल एक ही विशेषता है कि 2 साइडें इसकी पैरेलल होती है। दूसरी बात पतन की, पतन में भी बेटा एक ही विशेषता है कि 2 साइडें जो आपस में जुड़ी हुई है वो आपस में 2 साइडें, एक जो शीर्ष पे जुड़ी हुई है, एक शीर्ष पे 2 साइडें जो जुड़ी हुई है वो आपस में बराबर होंगी और बाकी दूसरे शीर्ष पे जो 2 साइडें जुड़ी हुई है वो आपस में बराबर होंगी। मतलब इनका जो साइडें जो बराबर होंगी ना, इनका शीर्ष कॉमन होगा, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टेक्स कॉमन होगा। जैसे इस साइड को देखो, ये ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स पे ही एक साइड जुड़ी है ए बी और एडी, ए वर्टेक्स से जुड़ी है ना, वर्टेक्स ए यानी शीर्ष ए से जुड़ी है ए बी और शीर्ष ए से ही एडी जुड़ी है, तो ये दोनों आपस में साइड बराबर है। और बिल्कुल नीचे वाले देखो, शीर्ष सी से सी बी और सी डी जुड़ी हुई है ये साइडें, तो ये साइडें भी आपस में बराबर है। तो ऐसी आकृति जिसका कॉमन शीर्ष यानी एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष है, वर्टेक्स है और दोनों साइडें आपस में बराबर है, नीचे भी और ऊपर भी, तो उसे हम कहेंगे क्या, पतन कहेंगे, काइट कहेंगे। तो याद रखना बच्चा, काइट की आकृति कुछ इस तरीके से होती है। जैसे यहां पर देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, आप देख पा रहे होंगे
कि ये और ये साइडें आपस में बराबर है क्योंकि एक ही शीर्ष से जुड़ी हुई है, और ये और ये साइडें बराबर है तो इनका शीर्ष भी एक ही है सी। तो दोनों एक ही वर्टेक्स से जब जुड़े हुए हैं और दोनों आपस में बराबर है तो ऐसी आकृति पतंग कहलाती है। बस आपके कोर्स में पतंग के बारे में इतना ही है। कौन कौन सी साइडें बराबर होगी तो वो पतंग बन जाएगा। तो आपको बस बताना है कि इस तरीके से अगर एक ही शीर्ष से दो साइडें निकल रही हैं और वो दोनों साइडें अगर बराबर है और फिर दो साइडें, क्योंकि चतुर्भुज बनाना है तो बाकी चारों साइडों को तो मिलाना ही पड़ेगा। तो बाकी दो साइडें जो है बाकी दो शीर्ष से मिल रही है, अब वो दोनों भी अगर आपस में बराबर है तो ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, पतंग। ठीक। और समलंब में क्या है, दो साइडें पैरेलल हो, कोई भी दो साइडें क्या हो आपस में समांतर हो, तो ऐसी आकृति को हम लोग समलंब कहते हैं। बाकी दो साइडों से कोई मतलब नहीं हो, वो छोटी हो बड़ी हो मोटी हो पतली हो, कोई मतलब नहीं है। आपको बस दो साइडें पैरेलल देखनी है, दो साइडें समांतर देखनी है। अब बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके क्लास 8 का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको आप लोग सीखिए। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज हमने दो पैरेलल लाइन को आपस में दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट करके ये बनाया है। मतलब दो पैरेलल लाइन आपस में, दो समांतर रेखाएं आपस में, दो समांतर रेखाएं ऐसे करके दो समांतर रेखाएं जा रही है और उनसे भी दो समांतर रेखाएं ऐसे करके दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वहां से जो आकृति डेवलप होती है वो उसे हम पैरेललोग्राम का नाम देते हैं। अगर आप लोगों को इसको विस्तार से समझना है तो मेरी इस वाली वीडियो जो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो पर क्लिक करके आप जाके उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको आसान हो जाएगा। वैसे तो अभी भी आसानी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको जो भी लिंक मैं प्रॉपर दूंगा उस पर क्लिक करके एक बार जरूर देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाए। देखिए आपको बताऊं मैं आपको कि अगर आप वृक्ष के फल का, जैसे किसी भी वृक्ष के फल का नॉलेज लेना है तो उस फल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको जड़ से लेकर पेड़ तक पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, तभी उस फल के बारे में पूरी नॉलेज ले सकेंगे। एक किसान होता है ना, अपने गांव में खेत में खेती करता है, तो खेत में किस तरह की मिट्टी में किस तरह की फसल वो उगा सकता है, तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो कर सकता है। इसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। सबसे पहली बात तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट जो साइड होती है हमेशा, हाँ क्या बच्चों ने बोला इक्वल होती है, बिल्कुल बच्चों ने बोला इक्वल होती है। आमने सामने की साइडें हमेशा इक्वल होती है और अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके अपोजिट ये एंगल है, ये एंगल ये कोण आपस में बराबर होंगे। यानी ये कोण अगर 80 डिग्री का है तो ये भी 80 का होगा, ये अगर 120 का है तो ये भी 120 का होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आमने सामने के कोण भी आपस में इक्वल होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की आपको क्या बातें समझ में आई, दो बातें प्रमुख है। एक तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और दूसरी आमने सामने की साइडें बराबर होती है। ये दो मुख्य बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी बात है वो क्या है, इसके विकर्ण जो है, ये देखो विकर्ण मैंने आपको पहले ही बताया। विकर्ण क्या होते हैं बेटा, जो अलग अलग बिंदु नहीं मिले हुए किसी भी आकृति, किसी भी बहुभुज में। ये बहुभुज चार आकृतियों से मिलकर बना, इसलिए इसको चतुर्भुज कह रहे हैं बेटा। तो इस चतुर्भुज में देखो बी और डी आपस में नहीं मिला, बी और डी को मिला दिया तो जो लाइन बन के आएगी उसका नाम है विकर्ण। इंग्लिश में बोले तो हाँ बिल्कुल डायगोनल है, ये डायगोनल है। ओके, ए से सी को मिला दिया, वेरी गुड। अब ये जो डायगोनल्स मिल गई तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे ओ पे काटेंगे, कहीं ना कहीं बिंदु पे काटेंगे। ठीक है, तो ये जो दो काट रही है तो ये याद रखना कि यहाँ पर जो इस बिंदु पे काटेंगे ना, ये आपस में एक दूसरे को बढ़ जाता है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करती है। तो ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। बोले तो इस साइड का क्या नाम है, ओ बी बराबर हो जाएगा ओ बी के और ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। यानी ये और ये साइडें आपस में ये और ये आपस में बराबर हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण है बच्चों, एक दूसरे को समान भागों में काटते हैं।
ठीक है, ये याद रखनी है क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, इसलिए आपको समांतर चतुर्भुज की विशेषता याद रखनी है। नंबर 1 विशेषता क्या है बच्चों? आमने सामने की साइड बराबर, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। नंबर 2 क्या है? अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। नंबर 3 क्या है? इसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी बाई इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। कॉन्सेप्ट समझो आप। ठीक है सर, ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुणों के बारे में। सम्मुख भुजाएं मैंने आपको बता दी, और कुछ इसमें अब जो है मुख्य रूप से इसमें क्वेश्चन की बारी आई। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपको बड़े ही समझदारी से करनी है। कुछ और बातों में बात करें, जैसे संगत भुजाओं के बारे में बात की जाती है, तो संगत भुजाएं किसे कहते हैं? संगत भुजाएं जो आपस में, मतलब एक ऐसी भुजा, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, अपोजिट, जो एक ही साइड की तरफ मूव कर रही है। चलिए इसके बारे में तो हम आपको एक वीडियो में डिस्कशन दे देंगे। संगत कोण, संगत भुजाएं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन सब के बारे में इस वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे, जो डिस्कशन जो मैं आपको दे दूंगा, वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। जरूर देखिएगा उसको। ओके, तो चलो बच्चों एक बार इसके गुण धर्मों के बारे में देखते। तो समांतर चतुर्भुज की एक तो पहली विशेषता है आमने सामने की भुजा बराबर, भुजाएं बराबर होती है। हाँ भैया होती है, ये बात समझ में आ गई। अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट सॉरी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल। नंबर 2, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 3, इसके डायगोनल जो है, इसका विकर्ण जो है, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करती है, समविभाजित करती है। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट। each other, diagonal और bisect each other। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, बस संभाल लेना इसको। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं हैं इसकी जो आपको पता होनी चाहिए। और बच्चों इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रही बात, ये एक्चुअली क्या है कि ये वीडियो मैंने आपको सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट, मतलब आधे घंटे तक मैंने इसमें आधे घंटे की जो वीडियो होगी, जो भी 20-25 मिनट 30 मिनट की जो वीडियो है, इसमें मैंने आपको सिर्फ इसका कोर कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। बाकी इसके क्वेश्चन, इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में आपको एक और अलग से वीडियो बना के दे रखी है। उस वीडियो पे जाके हिट करके इसके सारे क्वेश्चन, इसके कोर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, किसी भी तरह के 8th के जितने भी क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन उसमें लगाए गए हैं, ताकि आप उसमें जाके सारे क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। और लास्ट में मैंने इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो आप कीजिए, इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपकी लास्ट ईयर की परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन सभी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन मैंने जो है आपको उसकी एक अलग से वीडियो बना के उसमें दे रखी है, जिसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप जाके पूरी की पूरे इसके क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं, वो सारी चीजें मैंने उस पर बता रखी है। ठीक है बच्चों, और
ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए अलग वीडियो। अगर मैं सारे क्वेश्चन कराता तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है ना, बोरिंग हो जाता है थोड़ा आपके लिए। बस कॉन्सेप्ट समझिए, पेपर के समय क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझना है, जाके पेपर में बैठना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको पहले करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के अगर आप गए तो मुश्किल है जो कर सको, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, कुछ गलतियां करोगे, फिर उसको टीचर ठीक करेगा, तो ये जरूरी है आपको प्रैक्टिस करना। क्योंकि बेटा बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में बैठोगे तो दिक्कत होगी। पहले आप एग्जाम में आपको हर एक चीज की टू द पॉइंट आंसर देना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन के इसी तरह से। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बनाई गई थी। तो अभी तक मैंने जितना भी इसमें कराया है पूरा यही है। आपके 8th क्लास में जितना भी आएगा सब यही से आएगा। इसको सुन के, इस वीडियो को देख के, और इसके बाद जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे आप अलग से वीडियो आपको दे रखी है उसको देखिएगा, उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो जाते जाते आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और बेल आइकन जरूर कर दें, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो मैं आपको आपके लिए बना सकूं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।